विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज का टॉपिक है ताम्र पाषाणिक युग, यानी चालकोलिथिक एज, ताम्र पाषाणिक युग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है। नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक पीरियड्स को दो चरणों में बांटा जाता है। नंबर एक गैर मृद भांड यानी नॉन पॉटरी, और दूसरा मृद भांड यानी पॉटरी काल। एक तो गैर मृद भांड काल, दूसरा मृद भांड काल। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन वाला काल। ठीक है। मृद भांड नवपाषाण काल यानी पॉट्रिक नियोलिथिक के अंतिम चरण से धातु यानी खासकर तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ। कालांतर में कांसे और लोहे से भी लोग परिचित हुए। अतः पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ। समस्त धातु युग को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर एक ताम्र युग यानी कॉपर एज, नंबर दो कांस्य युग ब्रॉन्ज एज, नंबर तीन लौह युग यानी आयरन एज। ये समझ में आ गया। यानी मृद भांड नवपाषाण काल के अंतिम चरण से धातु यानी तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले तांबा प्रयोग हुआ, फिर ब्रॉन्ज हुआ, फिर आयरन आया। तो इसीलिए युगों को भी हम किस रूप में बोल रहे हैं? ताम्र युग यानी कॉपर एज, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, और लौह युग यानी आयरन एज। इन्हीं तीनों चरणों के अनंतर मानव सभ्यता का उदय हुआ। ताम्र युग में यद्यपि तांबे के हथियार या उपकरण ही प्रधानतः व्यवहार में लाए गए, तथापि पत्थर के पुराने हथियारों का उपयोग भी होता रहा। अतः ताम्र युग को ताम्र पाषाणिक काल यानी चालकोलिथिक एज या स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। ठीक है, धातु आ गई लेकिन पत्थरों को भी नहीं छोड़ा गया। मैंने बताया था आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि हसिया किस चीज का बना होता था? आंसर पत्थर का। ठीक है। आंसर, हालांकि वो कांस्य युगीन सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसी? कांस्य का प्रयोग होता था। तो लेकिन एक हसिया मिली है, दराती मिली है जो कि पत्थर की थी, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन बनाया उसने। तो स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंस इन हिस्ट्री में तांबे के प्रयोग एवं उसके लाभों के विषय में वर्णन किया। टॉपिक है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, चालकोलिथिक कल्चर। इस युग में आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तांबे के आविष्कार, तांबे का आविष्कार जो लगभग करीब 5000 से 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया बोलते हैं किसको? इराक को, है ना। दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के संगम पर या नदियों के किनारे जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो 5000 से 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में तांबे का आविष्कार हुआ। इसने उत्पादन में वृद्धि ला दी। हल, बैल और जुए, जुआ बोलते हैं योक, बैलों के गले में होता है। हल, बैल और जुए, पहिए यानी व्हील्स, और नाव के ज्ञान से उत्पादन बढ़ा और मोहर से विनिमय का प्रसार हुआ, एक्सचेंज का प्रसार हुआ, एवं व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना विकसित हुई। कबीले से राज्य नगर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। इनकी कालावधि अत्यंत विस्तृत है। ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तक फैली हुई है। प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, हड़प्पा यानी हड़प्पा के समय, उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद, उत्तर हड़प्पा काल तक फैली हुई है। इस प्रकार अंततः ताम्र युगीन ग्राम्य संस्कृतियों ने कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों यथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी व मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी भारत तथा अन्य क्षेत्रों से अनेक ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त होते हैं, जहां विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनका मैं बता रहा हूं कि कहां मिले हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सबसे पहले, तो राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। नंबर एक अहाड़, याद रखना आपने, अहाड़, उदयपुर राजस्थान। अहाड़ कहां पड़ता है? उदयपुर के पास राजस्थान में। दूसरा हो गया गिलुंद, चित्तौड़ के पास राजस्थान में। और तीसरा हो गया बालाथल, उदयपुर के पास राजस्थान में। और एक बागौर भी है। ठीक है। तो अहाड़, गिलुंद, बालाथल, बागौर, ये याद रखने हैं आपने। अहाड़ एवं गिलुंद बनास नदी घाटी में स्थित है। इसी कारण इस संस्कृति को अहाड़ एवं बनास संस्कृति भी कहते हैं। इन दोनों स्थलों से बड़ी बड़ी बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के लोग अपने मकान गीली मिट्टी, कच्ची ईंटों और पत्थरों से बनाते थे।
किंतु गिलुंद में पक्की ईंटों से निर्मित मकानों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अब ध्यान रखना, जहां पर भी एक्सेप्शंस होंगे वो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसमें अधिकतर मकान किस चीज के बने होते थे? गीली मिट्टी, कच्ची ईंट और पत्थरों के। लेकिन वो कौन सा स्थल है जहां से पक्की ईंटों से निर्मित मकान मिले? तो आंसर गिलुंद। गिलुंद यानी चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। यहां से कुछ मकानों से चूल्हे मिले हैं, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चूल्हे, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों से कई प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं, किंतु मुख्य मृद भांड काले एवं लाल रंग के हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर है, जिनमें से कुछ पर सफेद ज्यामितीय आकृतियां उत्कीर्ण हैं। काले एवं लाल रंग के मृद भांड इस संस्कृति की विशिष्ट मृद भांड परंपरा के प्रतीक हैं। यहां से कई मुख वाले चूल्हे, पैरों से चलने वाली चक्की, चरखा और लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती है। पैरों से चलने वाली चक्की और चरखा और लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आहार से अत्यधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, चाकू, चूड़ियां, अंगूठी आदि प्रमुख हैं, किंतु यहां से पाषाण उपकरणों के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। आहार का एक अन्य नाम तांबवती, तांबे वाली, तांबवती प्राप्त होता है। प्राचीन काल में इस स्थान को क्या बोलते थे? आहार को तांबवती कहते थे। यहां से तांबे के गलाने की प्रक्रिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति के लोग ताम्र निर्मित उपकरणों का निर्यात मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में करते थे। आहार संस्कृति की प्रमुख विशेषता टेरिकोटा के बैल है, पकाई हुई मिट्टी के बैल, मतलब कच्ची मिट्टी के बनाए उसके बाद उसको पका दे, जैसे ईंट पकाते हैं तो टेराकोटा के बैल। टेराकोटा जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, फिर मिट्टी नहीं बनता हो। कौन? जितने भी टेराकोटा होता है। यहां से कांसे की बनी एक चादर प्राप्त होती है, कांसे की एक चादर प्राप्त होती है। आहाड़ के उत्तर पूर्व में स्थित गिलुंद, गिलुंद आपका चित्तौड़ जिले में पड़ता है, से स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां से प्रस्तर फलक के उद्योग के प्रमाण भी मिलते हैं, पत्थर के फलक के उद्योग के प्रमाण भी मिलते हैं। उदयपुर जिले में बालाथल एक नवीनतम ज्ञात स्थल है, इसकी खोज बीएन मिश्रा ने की थी। यहां से यू आकार के चूल्हे, बेर एवं पाषाण उपकरणों के साथ साथ काले और लाल मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पूर्वी राजस्थान क्षेत्र से प्राप्त गणेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट, गणेश्वर नामक स्थल आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। पूर्वी राजस्थान क्षेत्र से प्राप्त गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से इसे 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहां से ताम्र उपकरणों के साथ साथ पत्थर के छोटे छोटे उपकरण यानी माइक्रोलिथ्स के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यह हड़प्पा का समकालीन स्थल है। इस स्थल के निवासी तांबा निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों का निर्यात हड़प्पा को करते थे। जैसे गणेश्वर के दोहरे छल्ले वाले पिन हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। जो पिन, दोहरे छल्ले वाले पिन जो गणेश्वर में बने वो आपके हड़प्पा में भी मिले। इसका मतलब गणेश्वर के जो निवासी थे वो तांबा निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों का निर्यात कहां करते थे? हड़प्पा को करते थे। क्लियर हो गया? इस संस्कृति के निवासियों का प्रमुख उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। ये लोग गेहूं, धान, जौ, चना एवं मूंग आदि की खेती करते थे। भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पशुओं को पालते थे। अब आ रहे हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहां कहां मिले हैं? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश अथवा मालवा क्षेत्र की संस्कृतियों का विकास नर्मदा नदी घाटी में हुआ। कायथा बहुत इंपॉर्टेंट, एरण इंपॉर्टेंट, नागदा इंपॉर्टेंट, नवदा टोली और माहेश्वर, ये पांचों चीजें, पांचों नाम जो है ना, यहां से मैंने किसी ना किसी सन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे। कहां से? मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कायथा, एरण, नागदा, नवदा टोली और माहेश्वर। क्लियर हो गया? पहले ये याद करना है आपने, ये आदि प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। कायथा स्थल की खोज वी एस वांकणकार, वाकणकर, ये कास्ट है इनकी, इतिहासकार है, वी एस वाकणकर ने की थी। साहित्य में कायथा का एक नाम कपित्थक प्राप्त होता है। प्राचीन काल में यहाँ का नाम क्या था? कायथा का नाम कपित्थक। वारामिहिर का जन्म यहीं पर हुआ था। आईएएस का क्वेश्चन, वारामिहिर, कौन वारामिहिर? कौन सी पुस्तक लिखी वारामिहिर ने?
अरे भाई, वारामिहिर प्राचीन काल के महान गणितज्ञ वारामिहिर, पुस्तक का नाम बताइए। वारामिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर कपित्थक में हुआ था, कायथा में हुआ था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ जी, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका और हाँ जी, कब के हैं वारामिहिर? किसके समकालीन है? किस शासक के समकालीन है वारामिहिर? वारामिहिर कंटेम्पररी किसके हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, गुप्त काल के। गुप्त काल में एनाडोमिनी में पढ़ना हमने, जब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य पढ़ रहे होंगे तो उनके नवरत्नों में से एक है वारामिहिर। और क्या लिखते हैं? पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहत जातक और बृहत संहिता। ठीक है, यहां से तीन संस्कृतियों, कायथा से यानी कपित्थक से तीन संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कायथा, आहाड़ और मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति, आहाड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति। मालवा इस संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण इसे मालवा संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। कायथा से प्राप्त एक घड़े में 40,000 मनके के दाने मिले हैं। कितने? 40,000 मनके के दाने मिले हैं। कायथा के एक घर से 29 कंगन मिले हैं। मनकों वाले कार्नेलियन हार मिले हैं। 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। क्या हुई हैं? 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। यहां से प्राप्त मृद भांड लाल रंग के हैं, जिन पर काले रंग का अलंकरण किया गया है। इस संस्कृति यानी मालवा संस्कृति के मृद भांड समस्त ताम्र पाषाणिक मृद भांडों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका मतलब मालवा संस्कृति के मृद भांड सबसे श्रेष्ठ मृद भांड यानी सुंदर मृद भांड थे, सुडौल थे और अच्छे थे। नवदा टोली स्थल मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली। इसका उत्खनन कार्य HD संकालिया ने करवाया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहां से क्वेश्चन बना है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित, यहां पर उत्खनन हुआ है, ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? आंसर नवदा टोली। आंसर, यहां से गेहूं, धान, दलहन की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस स्थल से उत्खनन के दौरान अत्यधिक मात्रा में अनाज या फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भारत के किसी भी ताम्र पाषाणिक स्थल से प्राप्त नहीं होते हैं। इस स्थल को मालवा ताम्र पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। मालवा के अन्य स्थलों में ऐरण से मिट्टी द्वारा निर्मित विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य एवं नागदा से हाथी दांत से निर्मित एक मानव आकार की मूर्ति प्राप्त होती है। हाथी दांत से निर्मित मानव आकार की मूर्ति कहां से भाई? ऐरण। ये वही है जगह, जब आगे चलकर पढ़ेंगे हम 510 AD का क्या ऐरण अभिलेख, कौन सा? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण, सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण, गोपराज की पत्नी के सती होने का साक्ष्य मिलता है इसमें, है ना। हूणों का आक्रमण होता है गुप्तों के समय में, स्कंदगुप्त के समय में। उस समय गोपराज शहीद वो हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसकी पत्नी। और राजाओं में अगर मैं बोलूं तो किस राजा का है ये? हाँ, अरे ऐरण जो अभिलेख है, साथ में एक तो वो वाला हो गया सती प्रथा वाला, एक ऐरण अभिलेख हमने है समुद्रगुप्त का पढ़ा था मध्य प्रदेश सागर डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें समुद्रगुप्त को क्या बोला गया था? राजा पृथु, राघव, ये सब भगवान राम के क्या है? पूर्वज हैं। पृथु, राघव और आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया था। प्रसन्न होने पर कुबेर के समान और रुष्ट होने पर यमराज के समान। समझ में आ गया? याद करो भैया। हाँ, याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नागदा से हाथी दांत से निर्मित एक मानव आकार की मूर्ति प्राप्त होती है। ऐरण और कायथा से किलेबंदी बस्ती के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किले बनाने लगे, खतरा हो गया लोगों को आक्रमणों का। अगला है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र, सबसे अधिक ताम्र पाषाणिक स्थल इसी राज्य से प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक पर खास ध्यान देना है आपने, पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं ताम्र पाषाणिक स्थल।
यहाँ के प्रमुख स्थलों में जौरवे, नेवासा, चंदौली, इनाम गांव, दैमाबाद, सोनगांव एवं नासिक ये प्रमुख हैं। इन्हें जौरवे संस्कृति की उपमा दी जाती है। प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जौरवे को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। एकमात्र जौरवे संस्कृति से ही सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। सोने के आभूषण यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कौन सा स्थल है जहां से सोने के आभूषण प्राप्त हुए? आंसर जौरवे। यहां से नौतली एवं टोटीदार मृद भांडों का प्राप्त होना इस संस्कृति की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। टोटीदार समझ रहे हो? मृद भांड आजकल भी मिलते हैं, वो घड़े मिलते हैं, उस पर टोटी लगी होती है पानी निकालने के लिए। तो टोटीदार मृद भांडों का प्राप्त होना इस संस्कृति की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जौरवे मृद भांड के साक्ष्य नवदा टोलियम कर्नाटक के टी नरसीपुर से भी प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के स्थलों में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दायमाबाद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दायमाबाद सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल है। इसके प्रारंभिक काल में उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता और मालवा संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है। यहां से तांबे के साथ साथ कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जिनमें रथ हाँकता मानव। कहां से? दैमाबाद से। रथ हाँकता हुआ मानव यानी रथ भी है, उसको हाँक रहा है एक मानव। गणेश की मूर्ति, कमाल की बात है, भगवान गणेश की मूर्ति, गेंडा, हाथी, सांड ये सब मिले हैं। यहां से मातृ देवी की मृण मूर्ति भी प्राप्त होती है। कहां से? दैमाबाद से। मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति। इस राज्य के ताम्र पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता अत्यधिक संख्या में समाधान कलश का प्राप्त होना है। वे मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे उत्तर एवं दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। यहाँ के निवासी कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखते थे, जो उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास का सूचक था। कुछ अस्थियों में वयस्कों एवं शिशुओं के स्कर्वी रोग होने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अरे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। उस जमाने में कुछ बच्चों को स्कर्वी हुआ और वो मर गए। कुछ अस्थियों से वयस्कों एवं शिशुओं के स्कर्वी रोग होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी वयस्क और जो शिशु थे जो मरे होंगे जब, तो उनकी हड्डियों पर जब क्या किया गया, शोध किया गया, तो पाया गया कि ये स्कर्वी था इन बच्चों को और वयस्कों को। समझ में आया? कहां से मिला है ये? कहां से मिला है? दायमाबाद से। जौरवे संस्कृति की इनाम गांव बस्ती किलाबंद एवं खाई से घिरी हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। इनाम गांव की बस्ती किलेबंद भी थी, चारों ओर से दीवार थी, प्राचीरें थी और साथ में खाइयां खोद रखी थी। क्या खोद रखी थी? और उन खाइयों में हो सकता है पानी भरा हो, मगरमच्छ रखे हो, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। यह ताम्र पाषाण की एक बड़ी बस्ती थी। इस बस्ती में 130 से अधिक घरों और कब्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से 5 कमरों वाले एक मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान का साक्ष्य भी मिलता है। इस स्थल से विशाल चूल्हे एवं अन्नागारों के प्रमाण भी मिलते हैं। इस संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य को हाईलाइट कीजिए। तरीके से, मतलब ये नहीं कि किसी का सर कहीं और मकान का टेढ़े मेढ़े नहीं मिले, मतलब विन्यास में मिले हैं, पर्टिकुलर पैटर्न में मिले हैं, पैटर्न मिला है। नेवासा जौरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूट और पटसन सुना होगा आपने, तो पटसन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर नेवासा से प्राप्त हुए। यहीं से रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? नेवासा से। यहां से चाक निर्मित लाल रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिनके तल पर काली रेखाएं अंकित हैं। इसे नैदानिक मृद भांड यानी डायग्नोस्टिक पॉटरी की संज्ञा भी दी जाती है। इस स्थल से सिर रहित देवी की मूर्ति के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। एक देवी की प्रतिमा मिली है लेकिन उसका सिर नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हम चलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति में दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, संगनकल्लू, कोडेकल, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, हेमिगे और पय्यमपल्ली इन जगहों से मिले हैं। यहां से कृषक की तुलना में चरवाहा संस्कृति के अधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषक नहीं थे उतने जितने क्या थे?
चरवाहा संस्कृति मिलती है। ये लोग अपने पशुओं को मकानों के बाहर बांध देते थे एवं उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा देते थे। आज भी ऐसे ही करते हैं पशुपालक जो होते हैं, है ना। इस बाड़ के अंदर एकत्रित गोबर को प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ जला दिया करते थे। वहां से राख के टीले निर्मित हो जाते थे। इन्हीं टीलों को भस्म टीले की संज्ञा प्रदान की गई है। क्या की गई है? भस्म टीले। दक्षिण भारत में स्वर्ण धातु के उपयोग इसी संस्कृति काल से प्रारंभ होता है। इस क्षेत्र में टेक्कल कोट से सोने से निर्मित लटकन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोने से निर्मित लटकन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? टेक्कल कोट से। यहां से चाक निर्मित चित्रित मृत भांड एवं धातुओं के प्रयोग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? अगला है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में क्या मिला? इस क्षेत्र में प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थलों में बिहार के चिरांद, सोनपुर, पशु मेला लगता है आज भी सोनपुर में, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ऐसे सेनुवार और ताराडीही आदि प्रमुख स्थल हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में महिषादल और पांडुराजार ढीबी ये प्रमुख स्थल हैं। अब आते हैं ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाणिक स्थल कौन से हैं? तो इस क्षेत्र के ताम्र पाषाणिक स्थलों में प्रयागराज में झूसी हवेलिया, पूरा नाम क्या है? झूसी हवेलिया। विंध्य क्षेत्र में इमली डीही, सधौरा, खैराडीही, नरहन, ककौरिया चंदौली को बोलते हैं, और साईपाई आदि प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है। अब आप बोलोगे यार क्या नाम रखे हुए? आपके भी तो हैं, श्यामपुर है, क्या क्या है, रायवाला, डोईवाला, वाला 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 है, वाला है, रानी पोखरी। ये अजीब से नाम नहीं है? ये आप परिचित हो ना बचपन से, इसलिए आपको अजीब नहीं लग रहे हैं, वो उनसे परिचित है। इमली डीही, सधौरा, खैराडीही, नरहन, ककौरिया। कौन देश के हो? ककौरिया से हैं, ककौरिया। साईपाई, कहाँ जाना है जी? साईपाई। तो भारत भ्रमण करो भाई, तब समझ में आएगा। हाँ जी, पेपर निकालो पहले। हाँ, पेपर निकालो, कुछ साल नौकरी करो, वीआरएस लो, उसके बाद घूमना शुरू करो, तब बनेंगे आप अच्छे इतिहासकार। आईएएस में इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको हम नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं ट्रक चलाऊंगा। क्या करूंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल अर्श से और फर्श पर। कहाँ तो तुम डीएम बनने की सोच रहे हो, कहाँ तुम बोल रहे हो ट्रक चलाऊंगा। उसने यही कहा कि मैंने जितना भी अध्ययन किया है, भूगोल मेरा सब्जेक्ट है, इतिहास मेरा सब्जेक्ट है, ट्रक के माध्यम से मैं अपनी जीविकोपार्जन भी करूंगा और साथ में उन सभी स्थलों को क्या करूंगा? देखूंगा, उसको महसूस करूंगा। सिलेक्ट हुआ वो व्यक्ति, आज से 25 साल पहले की बात है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़े कि रोना धोना शुरू कर दिया, वहां पे पैरों में पड़ गए, नहीं सर बस सिलेक्ट कर दो नहीं तो मर जाऊंगा मैं। ऐसी बातें थोड़े करनी है, कुछ ऐसा करना जो सामने वाले को अच्छा लगे। क्लियर हुआ? आप होते तो क्या बोलते? माना आप तीसरे चरण में पहुंच गए, इंटरव्यू चल रहा है आपका, वो बोलते कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करोगे? अब आप लास्ट चांस है आपका, क्या करोगे? क्या बोलते? क्या बोलते भाई? अरे जब लास्ट चांस है, तैयारी कहां से करोगे भाई? उसके आंसर में एक चीज और है, बनना है तो आईएएस बनना है, नहीं तो ये नहीं बनना कि अब जी मैं एसडीएम के लिए ट्राई करूंगा, अब जी मैं ग्रुप सी देखूंगा। नहीं, डीएम नहीं बना, ओके खत्म, डेस्टिनेशन नहीं मिला, ठीक है। अब क्या है कि वैसे भी क्या होता है कि मंजिलों से हसीन रास्ते होते हैं, कि मंजिलें उतनी हसीन नहीं होती जितने क्या होते हैं रास्ते। जिस समय इस समय में आप चल रहे हो, ये बड़ा अच्छा समय है आपका। जब मंजिल मिल जाएगी, जिस दिन मिलेगी, डेस्टिनेशन इज डेथ। जिस दिन मिलेगी 2-4 दिन खुशी होगी, पार्टी वार्टी होगी, लोग वाहवाही करेंगे, धीरे धीरे क्या वो डेस्टिनेशन वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर नया डेस्टिनेशन शुरू होता है कि अब मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, अब मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन कब होगा, ये कब होगा, मुख्य सचिव कब बनूंगी, जो भी है। बस जीवन भर ऐसे, और एक दिन 60 साल में आपको माला पहनाकर विदाई कर देंगे कि यू आर रिटायर्ड, है ना। तब फिर नए डेस्टिनेशन होंगे जीवन के। अब आध्यात्म की तरफ जाना है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में जाना है, ऋषिकेश, है ना। वहां पे एक कुटिया लेनी है, वहीं रहना है।
भगवान का क्या करना है अब, क्योंकि डर हो गया ना, सब कर लिया, सब भोग दिया, अब क्या करोगे, है ना। जाने का समय, उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी तो वैसे 40 के बाद शुरू हो जाती है, आफ्टर 40 उल्टी गिनती मानी जाती है, ठीक है। पर चलो ठीक है जी, तो कहां तक पहुंचे, साई पाई हो गया, ताम्र पाषाणिक स्थल कहां के हैं ये, ऊपरी गंगा घाटी है, गंगा यमुना दो आपके। यहाँ के विभिन्न स्थलों से एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसे गेरू वर्णी गैरिक मृद भांड, गैरिक मृद भांड यानी ऑचरी कलर्ड पॉटरी। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, कलर्ड, ऑचरी कलर्ड पॉटरी। गेरू वर्णी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, OCHRE की उपमा दी जाती है। इसके साक्ष्य हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। हस्तिनापुर सुने हो, महाभारत में वही हस्तिनापुर, और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। साईपाई स्थल से एक तलवार, कमाल की बात है, एक मत्स्य यानी मछली, भाले का सिरा प्राप्त होता है, जिसका सीधा संबंध गेरुवर्णी मृद भांड OCP से है। किससे है, OCP से है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ना ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। अब देखो भाई, ये हस्तिनापुर आप बोल रहे हो कि महाभारत में पढ़ा हमने, उसका पांडव कहां गए, भातृहंता पितृहंता। पांडव क्या थे, क्या थे पांडव, भाई भाइयों की हत्या की थी, भाइयों के बच्चों की हत्या की थी, तात की हत्या की थी, गुरु हत्या की थी। किस किस की हत्या नहीं, गुरुपुत्र की हत्या नहीं कर पाए थे। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा आज तक हैगी, है ना, वहां मिलते हैं वो, कहाँ, देहरादून में, ओ उधर नीचे सहस्त्रधारा के आसपास। हाँ जी, अश्वत्थामा की भूमि है वो, गुरु द्रोण की भूमि है। कैसी बात कर रहे हैं, अश्वत्थामा दिखते हैं आज भी। चलो जो भी है, तो पांडव कहां गए, स्वर्गारोहिणी गए। तो यार तुमने कभी पूछा नहीं कि उनके अस्त्र शस्त्र कहां गए, अर्जुन का गांडीव कहां गया, ये कहां गया। तो बताया जाता है कि क्योंकि उनके पास इतने खतरनाक हथियार थे, उन सबको उन्होंने एक तालाब में क्या किया था, रख दिया था। ढूंढिए जितने भी उत्तराखंड के तालाब हैं, तालाब मतलब जितनी भी झीलें हैं, उनको ताल जिन्हें बोलते हैं, ताल। यहाँ की किंवदंतियों पे जाओ ना, ताल ढूंढो, ताल, तालों में ढूंढिए। जी, देवरिया ताल के अंदर ढूंढिए, और अन्य ताल जहां पौराणिक वो पढ़िए, अगर मिल गया आपको तो फिर तो क्या है ना, ब्रह्मास्त्र। वो ताल ढूंढ रहे होंगे ना बुक में, ठीक है। चलो भाई, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक, चंद्रताल, हाँ हाँ, तो ढूंढिए चंद्रताल के अंदर ढूंढिए, स्कू डाइविंग, स्कूपा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ठीक है। हाँ वहां जाइए अंदर, वहां से ढूंढिए। चलो भाई, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। सुनिए, भारतीय संस्कृति के विकास में ताम्र पाषाणिक काल का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समस्त भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन इसी काल में हुआ था। ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन इसी काल में हुआ भारत में, और तब से लेकर आज तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम कृषि प्रधान क्या हैं, समाज हैं। भले ही हम नौकरियों पे लग गए, लेकिन अभी भी क्या है, खेती बाड़ी होगी आप लोगों की भी। ये अलग बात है कि बंजर छोड़ रखे होंगे, है ना, पर उस पर कभी ना कभी आपके पूर्वजों ने क्या किया होगा, खेती बाड़ी की होगी। इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति के लोगों ने नदी एवं पहाड़ियों के निकट बस्तियां बसाई। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों एवं पत्थरों से अन्य उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। इन लोगों को तांबा गलाने की विधि का ज्ञान था। तांबे के उपकरण पश्चिमी एवं मध्य भारत में अधिक प्राप्त होते हैं।
किंतु मध्य गंगा क्षेत्र में बहुत कम प्राप्त होते हैं। लगभग सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां चाक निर्मित लाल और काले मृत भांडों का प्रयोग करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगभग सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां चाक निर्मित, चाक पे जो बनते हैं, लाल और काले मृत भांडों का प्रयोग करती थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों का प्रयोग किया। मृत भांड पर चित्र बनाए मिट्टी के बर्तनों पर। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल अलक्षित रूप से ताम्र पाषाण काल में परिवर्तित हो गया। इसी कारण इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्र पाषाण संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। भारत में सबसे प्राचीन बस्ती मालवा और मध्य भारत क्षेत्र में थी, यथा कायथा एवं एरण की बस्तियां, कायथा एवं एरण की बस्तियां। किंतु अन्य भागों में, विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र एवं राजस्थान में, इस संस्कृति के लोगों का बाहर से आकर बसने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम इसी संस्कृति के निवासियों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। यहाँ के निवासी मिट्टी के गारे और नरकुल से आयताकार और वृत्ताकार मकानों का निर्माण करते थे। मिट्टी के गारे, मिट्टी के साथ घास होती है, नरकुल, घास की जो झोपड़ियां बनती थी गोल गोल, वो आज भी बनती है कई जगहों पर। भारत में जाइए, घूमिए, है ना। तो नरकुल के आयताकार और वृत्ताकार मकानों का निर्माण करते थे। इस काल के लोग नवपाषाण काल की तुलना में अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। विशेष रूप से पश्चिमी भारत में गेहूं, जौ और मूंग तथा दक्षिण एवं पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन करते थे। इन विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संपर्क का माध्यम व्यापार यानी आयात निर्यात था। कंगन, चूड़ियां बनाने के लिए सीपियों एवं कौड़ियों को सौराष्ट्र के समुद्र तट से अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जाता था। टेक्कल कोट कर्नाटक से सोने एवं हाथी दांत का निर्यात जॉर्वे संस्कृति को किया जाता था। धार्मिक पद्धतियों के माध्यम से ये संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी थी। इन सांस्कृतिक स्थलों से वृषभ एवं मातृ देवी की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दायमाबाद से शिव पशुपति से अंकित चित्र वाले पात्र प्राप्त होते हैं। बताइए कितने पुराने हैं शिव। शिव पशुपति से अंकित चित्र वाले पात्र प्राप्त होते हैं, जिसमें एक देवता को पशुओं या बाघ एवं मोर पक्षियों से घिरा दिखाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अग्निकुंडों से अग्नि पूजा के संकेत मिलते हैं। कुछ सिरविहीन छोटी मूर्तियां इनाम गांव से मिलती हैं, जिनकी तुलना महाभारत कालीन देवी विशिरा से की जाती है। महाभारत कालीन देवी विशिरा से की जाती है। इस काल में भिन्न भिन्न संस्कार पद्धतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में मृतक को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था, जबकि महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। इस तरह पूर्वी भारत में आंशिक समाधानों के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान के प्रचलित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के निवासियों ने मिट्टी एवं धातुओं से विभिन्न प्रकार के मृत भांडों एवं उपकरणों का निर्माण किया। इन लोगों द्वारा निर्मित दो प्रमुख मृत भांड, एक काला और लाल, कृष्ण लोहित मृत भांड बोलते हैं इसको, काला और लाल यानी कृष्ण लोहित मृत भांड, जो कि सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सर्वाधिक प्रचलित था और प्राप्त हुआ है। दूसरा था गैरिक मृत भांड, ओसीपी। यह इस संस्कृति का विशिष्ट मृत भांड था। धात्विक उपकरणों में तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियां, छेनियां, कड़े, मनके, कांटे ये सब प्राप्त हुए हैं। यह मृत भांड गंगा, यमुना, दोआब की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की विशेषता है। कितना समझ में आ गया? एक बार में नहीं आता है, कई रीडिंग करनी पड़ेंगी। जहां जहां पे मैं रोक के बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वहां पर रुकना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स, और बार बार मल्टीपल रिवीजन। ऐसे याद थोड़े होगा आपको कि हमने तो कई बार सुना है इसलिए हम लोग तो परिचित हैं, लेकिन आपको अतरंजी खेड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। और क्या याद करना पड़ेगा? जारवे याद करना पड़ेगा, जौरवे। साथ में क्या याद करना पड़ेगा? बागौर, आहाड़, गिलुंद, बालाथल, ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तांबुवती इसका नाम था, आहाड़ का तांबुवती याद करना पड़ेगा। बारामिहिर की जन्मस्थली कपिथक को याद करना पड़ेगा, कायथा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो जितनी बार आप याद करोगे, बिहार में चिरांद, जहां से हड्डी के हथियार भी मिले हैं, उसको याद करना पड़ेगा आपको, वहां से क्वेश्चन बना है। सोनपुर, सेनुवार, ताराडीही, है ना, इनाम गांव, कहाँ? पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव याद करना पड़ेगा आपको, ये तो याद हो जाएगा इनाम गांव, ठीक है।
और फिर सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम परिणति वो होती है कि जब आप पेपर में होते हो 2 घंटे मिलते हैं, वहां पर क्वेश्चन आया, आपने उसको कैसे टैकल किया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 4 ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप आंसर पे जाओगे। और अगर ज्यादा नहीं पढ़ा होगा तो क्या कंफ्यूजन। अगला पढ़ा रहा हूं मैं, प्रमुख ताम्र नदियां एवं गैरिक मृदवान स्थल। प्रमुख ताम्र नदियां एवं गैरिक। सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के बिठूर, याद आया कुछ कानपुर का बिठूर? हाँ जी, हाँ, अरे पेशवा जो थे, 7 पेशवा हुए, तो अंतिम जो पेशवा के बेटे थे, अंतिम पेशवा के बेटे नाना साहब, उनको कहाँ भेज दिया गया था? कानपुर बिठूर। वो पेंशन दी और बिठूर भेज दिया था, वही कानपुर। सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण मिले हैं। तदुपरांत इस काल के उपकरण एक साथ समूह में विभिन्न स्थलों में मिले हैं, इसलिए इन्हें ताम्र निधि की संज्ञा दी गई है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत तेज पढ़ाता हूं। तेज मैं नहीं हूं, आपकी स्पीड कम है। अगर आपकी स्पीड से चले तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। कितनी? पंचवर्षीय योजना। इसी तरह पढ़ा जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि इस जमाने में अब आप लिख लिख के नोट्स बना के काले नीले पेन से, तो वर्षों लगेंगे भाई, इतना टाइम नहीं है। बना बनाया है मटेरियल, उसको आपने रीड करना है, याद करना है, पेपर में जाके क्या करना है, गोला करना। सही नहीं आया समझ में? सर्किल करना है आपने उसको। इतना थोड़े वो जमाने चले गए जब लिख के करते थे। लिखना है आपने, राइट मोर, रीड मच एंड थिंक मोस्ट, लिखना है, लेकिन वो घर में। जब आपने पढ़ना है तो इतने सारे पॉइंट्स आपके दिमाग से गए हुए होने चाहिए 3 घंटे में। कितने? तब जाके 1 नंबर 2 नंबर मिलते हैं एक दिन में। वो भी कंफर्म नहीं होता है कि 1 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। होता है क्या? नहीं होता है। तो कोई ये दावा करे कि मैं जी 500 क्वेश्चन लिखाऊंगा उसी में से आएगा, तो भाई फिर वो तो पूजनीय है, वो तो फिर भगवान हो गया। हाँ, आयोग के अंदर से बोल सकता है कोई कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसी में से आएगा, तो अलग बात है। संघ लोक सेवा आयोग, और वहां से लीक होता नहीं है, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है अभी तक। यूपीएससी अभी तक डिवाइन इंस्टीट्यूशन माना जाता है, क्योंकि वहां से एक आध घटनाएं हुई हैं, बट उसके बाद क्या है, यूपीएससी आज भी क्या फेयर सिलेक्शन करता है। बाकी लोक सेवा आयोगों की कहानी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के बिठौर में कुछ ताम्र उपकरण मिले हैं। तदुपरांत इस प्रकार के उपकरण एक साथ समूह में विभिन्न स्थलों से मिले हैं, इसलिए इन्हें ताम्र निधि की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना दोआब में जो ताम्र नदियां मिली हैं, उनमें मत्स्य, भाले, श्रृंगिका तलवारें और मानवाकृतियां अति विशिष्ट उपकरण है। अन्य क्षेत्रों में चिपटी और स्कंदित कुल्हाड़ियां, छेनियां, 2धारी कुल्हाड़ियां आदि मिली हैं। गंगा यमुना दोआब के बाहर एकमात्र कर्नाटक के कल्लूर में ही श्रृंगिका तलवार प्राप्त हुई है। श्रृंगिका तलवार क्या होती है भाई? गुप्ती श्रृंगिका तलवार देखिए जरा कैसी दिखती है। गंगा यमुना दोआब के प्रमुख स्थलों यथा राजपुर परशु बिजनौर में, भाई कहां पर? राजपुर परशु बिजनौर, बिठूर कानपुर, बिसौली बदायूं, बिसौली कहां पड़ा? बदायूं में, परिहार उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, बहादुराबाद, बहदराबाद सहारनपुर में, सिफई इटावा में आदि से अधिकांश ताम्र नदियां मिली हैं। सबसे बड़ी ताम्र नदी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। सबसे बड़ी ताम्र नदी कहां से प्राप्त हुई है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश से। जरा दिखाइए तो मेरे को, कौन सी तलवार है ये? श्रृंगिका तलवार। ऐसे लिखे ना, श्रृंगिका तलवार, कल्लूर कर्नाटक, पूरा लिखे, तब आएगा उसका फोटो। सबसे बड़ी ताम्र नदी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। यहां से 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के पतले पत्थर प्राप्त हुए हैं। इन ताम्र नदियों वाले स्थलों से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में जब बीबी लाल ने बिसौली और राजपुर परशु
का उत्खनन 1949 में करवाया तो उन्हें गेरवे या कपिश रंग के मृदभांड के टुकड़े मिले। बीबी लाल ने इन्हें रंग के आधार पर गैरिक मृदभांड नाम दिया। इस तरह के मृदभांड अतरंजी खेड़ा एटा में, एटा डिस्ट्रिक्ट में, अतरंजी खेड़ा एटा, अहिछत्र बरेली, बरेली का पुराना नाम अहिछत्र है वैसे, है ना। किस महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र? दूसरी राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल महाजनपद की राजधानी पांचाली थी ना वहां की। पांचाल की राजधानी कहां थी? अरे महाजनपदों में जाओ आगे, उसमें देखो पांचाल महाजनपद की राजधानी कहां है? अहिछत्र काम्पिल्य किसकी राजधानी थी? इसी में है भाई। सोलह महाजनपद, कौन सा महाजनपद? 16 महाजनपदों में जाके देखिए, है ना। 16 महाजनपद नहीं मिला। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी यार अहिछत्र और काम्पिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये सब आते थे उसके अंदर में। ऐसे ही मिला है कहां से भाई? इस तरह के मृदभांड अतरंजी खेड़ा एटा, अहिछत्र बरेली, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, नोह राजस्थान, सेफई इटावा, लाल किला बुलंदशहर, लाल किला जोधपुर हरियाणा राजस्थान सीमा पर, यहां से मिले हैं। इस प्रकार गैरिक मृदभांड परंपरा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है। सैफई से गैरिक मृदभांडों के साथ एक मत्स्य भाला भी मिला है। कौन सा भाला? बता दिया यार मैंने, मत्स्य भाला भी मिला है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ताम्र निधियों और गैरिक मृदभांडों के निर्माता एक ही संस्कृति के थे। गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। गैरिक मृदभांड का सर्वाधिक मोटा जमाव राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित जोधपुर से मिलता है। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, श्रृंगवेरपुर, नोह के उत्खनन से प्राप्त ये पात्र सबसे निचले स्तर से मिले हैं। प्रारंभिक पात्र अलंकरण विहीन है, परंतु कुछ पात्रों पर काले रंग से ज्यामितीय रेखाओं व पत्तियों आदि का अलंकरण किया गया है। लाल किला से मिले एक बर्तन पर कुबड़दार वृषभ का चित्रण किया गया है। लाल किला कहां? बुलंदशहर, दिल्ली वाला लाल किला नहीं, इलाहाबाद वाला लाल किला नहीं, लाहौर वाला लाल किला नहीं, ठीक है। लाल किला कहां? बुलंदशहर वाला लाल, कुबड़दार वृषभ का चित्रण है। गैरिक मृदभांड के निर्माता कौन थे? इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि गंगा घाटी के मूल निवासी थे, वहीं कुछ विद्वान इन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोगों से जोड़ते हैं। गैरिक मृदभांड प्रयोक्ता ग्राम्य जीवन व्यतीत करते थे। ये बांस, बल्ली, घास फूस के घर बनाकर स्थायी निवास करते थे। अतरंजी खेड़ा से धान, जौ और दालों के कार्बनीकृत दाने मिले हैं। यह गंगा घाटी में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। गंगा घाटी में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा से। कहां से? अतरंजी खेड़ा, ठीक है भाई। तो बस ये याद करना है आपने, क्या क्या याद करना। आहार, ताम्रवती कहां पड़ती है? बनास घाटी राजस्थान में पड़ती है। क्या मिला है? पैर से चलित चक्की, सूत कातने के चरखे। गिलुंड ये कहां पड़ता है? बनास घाटी राजस्थान। तांबे के टुकड़े मिले हैं, पकाई गई ईंटें मिली हैं। गुंगेरिया मध्य प्रदेश, सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है यहां से। 424 तांबे के औजार मिले हैं। 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। बालाथल कहां पड़ता है? राजस्थान में। काले और लाल मृदभांड मिले हैं। एरण कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। विशाल मिट्टी की सुरक्षा प्राचीर मिली है यहाँ पर। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। वृषभ की मूर्तियां, चरखे और तकलियां मिली हैं मालवा से। कायथा मध्य प्रदेश में पड़ता है। 29 कंगन मिले हैं यहाँ से। दो अद्वितीय कुल्हाड़ियां एक घर में पाई गई हैं। मनके मिले हैं। चाक पर बने बर्तन मिले हैं। मालवा क्षेत्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में कायथा प्राचीनतम है। जौरवे ये अहमदनगर में है, पश्चिमी महाराष्ट्र में। टोटीदार और नतौली मृदभांड मिले हैं यहाँ से। टोटीदार और नतौली मृदभांड मिले हैं।
दायमाबाद पश्चिमी महाराष्ट्र में जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल, कच्ची रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग मिला है। यहां से भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं मिली हैं, तांबे की बनी गणेश की मूर्ति, रथ, हाँकता हुआ मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी की आकृतियां मिली हैं। नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेवासा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेवासा से पटसन मिला है। शीश विहीन देवियां मिली हैं। इनाम गांव कहां पड़ता है? पुणे में। पुणे मतलब महाराष्ट्र में। किलाबंदी खाई से घिरी बस्तियां मिली हैं। विशाल चूल्हे मिले हैं। अन्नागार मिला है। मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। हाथी दांत के शिल्प मिले हैं। चंदौली कहां पड़ता है? ये याद करना है आपने। चंदौली पुणे महाराष्ट्र में। तांबे की छेनी मिली है। क्या मिली है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल। अग्निवेदिका मिली है। बर्तन पर 4 मंदिर मिले हैं। बर्तन पर 4 मंदिरों के चिन्ह मिले हैं। खैराडीह कहां है? उत्तर प्रदेश में। सोनपुर कहां है? बिहार में। ताराडीह कहां है? बिहार में। चिरांद कहां है? बिहार में। यहां से हड्डियां मिली हैं मानव की। गेहूं की बालियां मिली हैं। पत्थर के औजार मिले हैं। सेनुबार कहां है? बिहार में। महिषादल कहां है? बीरभूम पश्चिम बंगाल में। ये जगह याद करनी पड़ेंगी पहले आप। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम कौन सी संस्कृति है? आंसर कायथा, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी ताम्र नदी कहां से मिली है? आंसर गुंगेरिया से। कहां से मिली है? गुंगेरिया से मिली है। पैर से चलित चक्की कहां से मिली है? अहाड़ से मिली है। तांबुवती। तांबुवती किसका प्राचीन नाम था? अहाड़ का। अहाड़ किस घाटी में पड़ता है? बनास घाटी में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। ऐसे याद करना पड़ता है भाई, है ना, एकांत में बैठकर। ठीक है, कितना हो गया? ठीक है, इतना काफी। बाकी मैं पाषाणकालीन चित्रकला और लौह युगीन और महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा।